If 3 points are collinear, 3 पॉइंट है, 1 2 3, मेरी तरफ भी देखना, 3 पॉइंट है ए बी सी, कॉलिनियर है, कैसे पता लगे? ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का डिस्टेंस निकालो, ए सी निकालो, तीनों लेंथ निकालोगे, एक लेंथ सबसे लंबी आ रही होगी। अगर दो छोटी साइड की लेंथ का सम बड़ी वाली साइड के बराबर है तो क्लियर? 3 पॉइंट है, दो छोटी साइड का सम तीसरी बड़ी वाली साइड के बराबर है तो क्या है? कॉलिनियर। और अगर तीसरी वाली साइड जो बड़ी है उसका सम उन दोनों के सम से छोटा है, तीसरी साइड की है जो छोटी साइड से सम से छोटी है, अगर वो छोटी है तो फिर वो ट्राइंगल है, वो क्या होगा? ट्राइंगल। मतलब क्या कर रहा है? नाचने का मन कर रहा है? भैया 2 मिनट वेट करो, भैया 2 बज रहा है। हाँ जी ठीक है भाई, समझ में आ रही है आवाज? आपको मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ज्यादा? ऑनलाइन बताओ। नो सर। ठीक है, क्योंकि आपका तो वो प्रॉब्लम सॉल्व है। हाँ जी, मैंने पहला पॉइंट पढ़ लिया फटाफट से। If 3 points are collinear, length of the longest side is equal to sum of the other two sides, right? If 3 points form a triangle, तो दो छोटी साइड का सम तीसरी वाली साइड से क्या होगा? बड़ा होगा, जो सबसे लंबी साइड हो। ठीक है? If the sides of the triangle are given, एक ट्राइंगल के में तीनों साइड्स गिवन है, तीनों साइड गिवन है, ठीक है? और वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसे पता लगेगा? आप सबको पता हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। पता कैसे है कि परपेंडिकुलर कौन सा बेस कौन सा है? तो हमें पता लगाने की जरूरत नहीं परपेंडिकुलर कौन सा बेस कौन सा है। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन पता नहीं होता परपेंडिकुलर कौन सा बेस कौन सा है। तो एक बात फॉर श्योर है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बट हम लिख नहीं सकते परपेंडिकुलर कौन सा बेस कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे? लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। क्लियर? ओके। पैरेललोग्राम का कैसे पता चलेगा भाई कि ये पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल। ठीक है? पैरेलल नहीं प्रूव कर सकते हमें, पैरेलल प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। नो नीड टू प्रूव पैरेलल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है? क्योंकि अदरवाइज कोई ना कोई दो साइड हमारी इक्वल नहीं आएंगी। इफ बोथ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर? अब आप वही बात मत बोलना। अच्छा, अगर वो रेक्टेंगल है तो क्या होगा? दो, एक मिनट, 90 डिग्री आप कैसे प्रूव करो? 90 डिग्री प्रूव करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ध्यान से सुनो, मैं तरीका दूसरा बता रहा हूँ। 90 डिग्री वाली जो बात आप बोल रहे हो सही है, बट हम 90 डिग्री प्रूव नहीं करने वाले यहाँ पर। हम क्या करेंगे? ऑपोजिट साइड इक्वल आएंगी, ये एक बात हो गई। मैं डिस्टेंस सुनने यार, मैं बोल, अभी मेरी दाम है ना, मेरी बातचीत चल रही है, तो मेरे को बोल रहे, मेरा घोड़ा बीच में क्या रुक रहे? ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी तो पैरेललोग्राम हो गया। अब डायगोनल भी अगर इक्वल हो गए तो वो रेक्टेंगल। समझ गए? अगर डायगोनल की लेंथ भी इक्वल हो गई, यानी कि अगर हमारा रेक्टेंगल है ABCD है, तो AC और BD की लेंथ भी अगर इक्वल हो गई तो क्या बन गया? वो रेक्टेंगल। मैं सिर्फ डिस्टेंस के बेस पे बता रहा हूँ सारी बातें आपको। ठीक है? क्या तरीका बताया मैंने आपको? लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर छोटी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, तो राइट एंगल ट्राइंगल। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड ये और ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है? और अगर वो रेक्टेंगल बन गया तो डायगोनल भी इक्वल होगा। अच्छा, मानो कभी आपसे बोले भाई ये प्रूव करोगे पैरेललोग्राम तो है, रेक्टेंगल नहीं है, तो आप क्या करोगे? डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे फिर। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर वो क्या? पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं। और अगर डायगोनल अगर इक्वल आ गए तो फिर वो क्या बन गया? रेक्टेंगल। इतनी बात क्लियर है? रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल आएंगी, डायगोनल की हमें कोई लेना देना नहीं, डायगोनल से कोई लेना देना नहीं। चारों साइड इक्वल है तो डेफिनेटली रोम्बस है।
असल में स्क्वायर भी रोम्बस ही होता है, बट वो रिफाइंड फॉर्म है किसकी, रोम्बस की। अब उसमें क्या खास बात है, उसमें डायगोनल इक्वल आ जाएंगे। स्क्वायर अगर होगा तो डायगोनल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर होती बात? इफ इट इज a square, all the four sides are equal as well as diagonal is equal. कैसे हो जाएंगे भाई साहब, एक साइड ऐसे ही लंबी जाएगी, एक साइड छोटी होगी। रोम्बस पता है क्या होता है? हाँ, टेढ़ा होता है ना, तो एक साइड लंबी होती है, एक छोटी होती है। हाँ जी, स्क्वायर की कंडीशन समझ में आ गई। तो ये सारी बातें जो आपके सामने लिखी हुई हैं, ये सारी बातें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्लियर होती बात राजे? डन। अच्छा, हाँ जी। रोम्बस के डायगोनल इक्वल क्यों नहीं होते? मैं बना के दिखाता हूँ सर, अभी आपको बात समझ में। ये हमारा रोम्बस है, एक साइड लंबी होगी और एक साइड छोटी होगी, अंडरस्टूड है? रोम्बस हमारा इस शेप में होता है, ये वही साइड लंबी है, नजर नहीं आ रही आपको, और ये वही साइड छोटी होती, कैसे इक्वल हो सकती है? स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर बिल्कुल रिफाइंड फॉर्म होती है, इसमें जितनी लेंथ होगी उतनी ही होगी, दोनों इक्वल होती है। अरे सारी साइडें इक्वल होती है ना बेटा, लेकिन ऐसे झुका हुआ है ना, तो झुके होने से वही साइड लंबी हो गई और ये वाली साइड छोटी हो गई। हाँ जी, क्लियर होती बात? एक मिनट रुको, मैं जरा ज्वाइन दोबारा कर रहा हूँ। इंसान को, किसी न किसी पार्टी में खड़ा हुआ होगा। हाँ जी बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है अब आपको? अब मैं आपके साथ कुछ और कर रहा हूँ, देखो एक मिनट, मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर ही नहीं कर पा रहा मैं।
हाँ जी बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है राजीव आपको? देखो। यस सर। ओके फाइन। मर्जी है करनी चाहो करो। मैम के पास होगा आईफोन शायद। क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, आप उसी में देखते रहो, मैं तो उसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, ये अब आपकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के पिक्चर। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होता क्या क्या। परसों जैसे मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लीव इट, चलते हैं आगे, बाद में बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या है, अभी छोड़ दो। ये मैंने आपको सारी सारी बातें बता दी, ठीक है। अब आगे बढ़ो जरा। हाँ जी देखो, इसके बाद में अब हमको पढ़ा रहे सेक्शन फॉर्मूला, जो आप लोगों ने कब पढ़ा था 11th क्लास में। पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है, ज्वाइन करो एक बार जूम। बैटरी नहीं है भाई, बैटरी चार्जर दे देनी तो। कौन सा है, सी टाइप है ना? दो और भी है मेरे पास, इधर होना पड़ेगा बस, ताकि खींचे ना बिल्कुल। हाँ जी बेटा, 4th पेज पे होगा शायद, 4th या 5th पेज, 5th पेज होगा शायद। एक पॉइंट P कट्स द लाइन AB इंटरनली। इंटरनली मतलब एक ये पॉइंट है A, x1 y1 z1, एक ये पॉइंट है B, x2 y2 z2। ये पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट, अरे हाँ बस वॉइस खोल दी तूने, वॉइस खोलेगा दिक्कत हो जाएगी अभी। ए पॉइंट है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2, एक पॉइंट है P xyz, P एक पॉइंट है x। ये पॉइंट इसको L/M की रेशियो में काटता है। तो मैंने आपको क्या बताया, M उधर मल्टीप्लाई होगा, L उधर मल्टीप्लाई होगा, नीचे दोनों का एडिशन। तो क्या होगा, M इधर मल्टीप्लाई होगा, L उधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नजर आ रहा है सबको? अब हमारा पॉइंट कैसे निकलेगा, x will be equal to if a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 are the 2 points in a plane and a point P cuts the line AB in the ratio of L/M internally मतलब अंदर काट रहा है, then the coordinates of P are M उधर मल्टीप्लाई, L उधर मल्टीप्लाई, that means Lx2 plus Mx1 upon L plus M, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, Ly2 plus My1 अपॉन L plus M, LZ2 प्लस MZ1 अपॉन L plus M। ये कब है, जब इंटरनली कट करेगा। अगर यही पॉइंट P बाहर चला जाए एक्सटर्नली, तो हमारा क्या होगा देखो, तब ये जो रेशियो होगी ना वो L/2 माइनस M कर दिया करो सिंपली। एक पॉइंट P कट्स द लाइन AB एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ L/M। मानो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये P पॉइंट जो है देखो डॉट 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 लगा के मैंने लिखा, P पॉइंट आगे जाके आ रहा है, ठीक है। P पॉइंट है XYZ, तो इट मींस क्या होगा, ये L/M की रेशियो है। इसका रियल मीनिंग क्या है, L/2 माइनस M मानोगे आप, ठीक है। माइनस M से उधर मल्टीप्लाई, L से इधर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, Lx2 if A x1 y1 z1 B x2 y2 z2 are the 2 points in a plane and point P cuts the line AB in the ratio of L/M externally, then coordinates of the point P are M से माइनस M से उधर मल्टीप्लाई, L से उधर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा,
Lx2 minus mx1 upon L minus m, Ly2 minus my1 upon L minus m, Lz2 minus mz1 upon L minus m. Got it? Clear? तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। अब आ गए हम अगले पेज पे, देखो अगले पेज पे क्या कहता है, ध्यान से सुनना। परसों मैंने आपको सारी बातें पढ़ा दी थी, क्या क्या पढ़ाया था याद है? एक्स एक्सिस की क्वेश्चन क्या होती है बेटा? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y is equal to 0, z is equal to 0. Equation of y axis is x equal to 0, z is equal to 0. Equation of z axis is y 0. याद? तो ये परसों मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब इसके आगे चलते, अब नई नई बातें आएंगी, कुछ जरा ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब बड़े ध्यान से सुनो, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं क्या होगा। सुनो बेटा, मैंने आपको बताया था एवरीवन, ये हमारा एक्स एक्सिस है नीचे जो बना हुआ है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। यहां पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस। तो ये दीवार दो चीजों को कंटेन कर रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो इसका नाम क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। इसका नाम क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। ये जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, इसमें एक एक्स एक्सिस है और दूसरा जेड एक्सिस है, इसका नाम है एक्स जेड प्लेन। और जो सामने वाली दीवार है, इसमें वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, इसका नाम क्या रहेगा? वाई जेड प्लेन। अब पहले मैं इस प्लेन की बात करता हूं। मानो मैं यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करूं, तो मैं 5 पॉइंट इधर आया, 6 पॉइंट ऊपर चढ़ा, क्या मैं आगे गया? नहीं, यानी जेड की वैल्यू 0 होगी। चाहे मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूं, यहाँ पे एक्स इधर आया, वाई ऊपर गया, लेकिन जेड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0। तो इस प्लेन की इक्वेशन ही क्या होती है? z इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या रहेगी? z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन, जिस पे मैं खड़ा हुआ हूं, y इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या रहेगी? x इक्वल टू 0। ये तीन बातें परसों लिखवाई नहीं थी, इसको अब आप नोट डाउन करोगे साथ के साथ, यहीं से देख देख के। देखो आपके पास लिखा हुआ सब कुछ रहेगा, बट जितना आप अपने हाथ से लिखोगे उतना ही बातें आपको याद होंगी, नहीं तो बातों को भूल जाओगे। So equation of xy plane is z is equal to 0. Equation of yz plane is x equal to 0 and equation of zx plane is y is equal to 0. बताओ राजेश, सबको समझ में आती है? जॉय, दिव्यांशी, अंशिका, Yes, sir. हर्षित, क्लियर? Yes, sir. तो ये हमारी कुछ बातें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? If a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 are the 2 points, then direction ratios of the line। परसों आपको डायरेक्शन रेशियो पढ़ाए थे, क्या बताए थे? x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। खास बात क्या थी? खास बात थी लिखने का तरीका। ब्रैकेट नहीं आएगा, क्या आएगा? ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल, ठीक है। देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर डेनोटेड बाय ABC। ये एक नेक्स्ट लाइन हो गई। मैंने आपको बताया डायरेक्शन रेशियो को डेनोट किससे करा जाता है? ABC से, और स्मॉल ए से, स्मॉल बी स्मॉल सी से, कैपिटल भी मत लिखना कभी। हाँ जी बेटा, बेटा परसों बताए तो तेरा जी। डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, उसको डिनोट करा जाता है ABC। ठीक है जी। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस आर द कोसाइंस ऑफ एंगल मेड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। याद आ गया? लाइन आपको बताया था x एक्सिस है अल्फा, y एक्सिस है बीटा, z एक्सिस है गामा एंगल बनाती है, तो उसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो एक लाइन एक्सिस के साथ में जितना कोसाइन में एंगल बनाती है उसका नाम कहता है डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, लिख रहा हूं आगे। इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस and z एक्सिस, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर डिनोटेड बाय cos अल्फा cos बीटा cos गामा एंड डिनोटेड बाय व्हाट बताया था आपको? LMN। और डायरेक्शन कोसाइन को भी किसमें लिखा जाता है? एंगुलर ब्रैकेट जो होते हैं हमारे, मतलब वो ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल जो होता है, अब उसका वर्ड तो मुझे भी नहीं पता, तो सिंबल ये लगता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल होता है ना, ठीक है, तो दैट इज द मैथ। क्लियर होती बात? हाँ जी जॉय जी, क्लियर है? यस सर। ओके फाइन। अभी हमारा फर्स्ट पेज पे देखते हैं और क्या कह रहा है। LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, देन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? 1। ये मैंने आपको पर्टिकुलर कंडीशन बताई थी परसों, तो यहां तक हमने परसों पढ़ लिया था।
अभी हम आगे चल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा भी और भी आगे आएगा जो हम पढ़ा चुके हैं, देखते हैं। अब बताओ बेटा, इसमें से किसी को कुछ पूछना है इस पेज पे तो बताओ। ठीक है भाई, सबसे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज मुश्किल तो नहीं लगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आज की क्लास में अगली क्लास में जो फॉर्मूले पढ़ लोगे ना चैप्टर में, गारंटी देता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, अगर आप सिर्फ फॉर्मूले को ढंग से पढ़ के आओगे तो। फॉर्मूले रटे में समझो चैप्टर हो गया। और बिलीव करो, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ फ्रॉम माई साइड, कि अगर प्लेन होता तो शायद आपको प्रॉब्लम आती थोड़ी बहुत। प्लेन है ही नहीं तो समझ लो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो अभी आप करने जा रहे हो। 4 से 6 नंबर का टॉपिक आएगा, बिलीव करो फ्री के नंबर, बिलीव इट, इट इज अ फ्री नंबर। आपको 2 चैप्टर से मैं फ्री नंबर देने वाले हैं जहां तक मुझे लगता है। एक तो प्लेन हट गया, 3D फ्री के नंबर देगी, एक एरिया आपको फ्री के नंबर देगी। देखो एरिया मुश्किल से 15 क्वेश्चन नहीं कराए होंगे मैंने, 15-20 आपको क्वेश्चन कराए होंगे, 13 क्वेश्चन कराए, कुछ एक मैं आपको और भी प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप इतने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके अगर आपको लगता है मेरे को 6 नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। 4 नंबर का मतलब 5% कोर्स हो गया आपका 80 में से। 5% कोर्स 1 घंटे में काम करके मिल जाए तो और क्या चाहिए। जिस 5% रिजल्ट के हम पूरा साल पढ़ रहे हैं, और कहाँ 5% रिजल्ट के लिए हम मुश्किल से 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 1 घंटे में देखना ये भी खत्म हो जाएगा जब आप रिवीजन करने बैठोगे, एंड यू विल फाइंड 1 hour इज मोर देन सफिशिएंट फॉर डूइंग स्टेट रैंक। ठीक है, एलपीपी भी फोकट के नंबर है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है ना, 4 नंबर वो भी फ्री के। हाँ हाँ जी, पढ़ो बेटा। अब मैंने परसों आपको एंगल बताया था, याद सुनो क्या है। x axis makes an angle of 0 degree with x axis, 90 degree with y axis, 90 degree with z axis। याद आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बताए थे मैंने आपको, 100। तो मैंने भी एंगल की बात करी हुई है, डायरेक्शन कोसाइन में बाद में करेंगे। सिमिलरली y एक्सिस कितने डिग्री का एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ 0, x और z एक्सिस के साथ 90 डिग्री 90 डिग्री। सिमिलरली z एक्सिस makes an angle of 0 degree with z axis, 90 degree with x axis and 90 degree with y axis। क्लियर होती बात क्या। कहाँ सेम है भाई साहब, नाम चेंज है हर बार। 0 डिग्री विद x एक्सिस, 90 विद y, 90 विद z, और y में 0 डिग्री विद y, बाकी दोनों के साथ x 90 लिखा हुआ। ठीक है, क्लियर है भाई बात याद। अब ये है जब हमारे को एंगल दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन भी निकल गए, cos 0 cos 90 cos 90, अब आगे वही लिखूंगा हमेशा। If a line is x axis, if a line is on x axis, then line makes an angle of 90 degree with y axis and 90 degree with z axis and 0 degree with x axis। आगे दोबारा वही बात लिख दी मैंने। If a line is on, वही मैं तो मैं x axis के बारे में बता रहा था, अब लाइन के बारे में बता रहा हूँ। कोई लाइन ही हो उसके ऊपर तो वो आता जाएगी। हाँ जी बताओ बेटा, क्लियर है बात, डन, आगे बढ़ते हैं। If a line is on x axis, then direction cosines of the line are 100। समझ रहे हो क्यों है, cos 0 क्या होता है 1, cos 90 क्या होता है 0 0। Similarly, if a line is on y axis, then the direction cosines of the line are 0 1 0। If a line is on z axis, direction cosines of the line are 0 0 1। Got it। ये बात पिछली क्लास में आपको पढ़ा दी थी, जाने से पहले शायद यही पढ़ा रहा था मैं उस समय पर, राइट। चलो आगे पढ़ते क्या कहते हैं। If L M N are the direction cosines, then cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of the line, then L square plus M square is equal to 1। That is square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 होता है। ध्यान से सुनना, अब इसके बेस कई बार क्वेश्चन दे देता आपको, ध्यान से सुनना। लिसन क्या कह रहा है, कहता है अगर cos alpha, cos beta, cos gamma are the angles or the direction cosines of the line, और आपको बोलेगा if alpha, beta, gamma be the angles made by line with the positive direction of x axis, y axis, z axis, show that। show करने को पता क्या कह रहा है, show that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2। आपको प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2। आप कहोगे we know that, हम क्या जानते हैं, L square plus M square plus N square is equal to 1 होता है, that is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 होता है। हमें 10th क्लास की प्रॉपर्टी पता है, cos square alpha 1 minus sin square alpha होता है, वो 1 minus cos square beta हो जाएगा, 1 minus sin square beta हो जाएगा, 1 minus sin square gamma हो जाएगा, तो 1 plus 1 plus 1 3 हो जाएगा, सबको उठाकर तो 2 आ जाएगा। अगले पेज पे कर रखा होगा मैंने, देख लिया।
क्या कह रहा है देखो, पढ़ो जरा ध्यान से। इफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एज एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिखोगे, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर गामा, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा 2। क्लियर होती बात, कर लोगे भी ये बात प्रूव खुद। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा जी, अब सुनो, अब मैं आपको दोबारा वही वही बता रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइन में, डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशनशिप होता है, परसों बताया था, बताओ क्या होता है रिलेशनशिप भाई। डायरेक्शन कोसाइन में डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशनशिप बताया था। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि L अपॉन ए, M अपॉन बी, N अपॉन सी इक्वल टू क्या होता है, Q होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे Q है। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो से क्या हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। A अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, B अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड C अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखना, क्योंकि एंगल है और एंगल नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लिखना मत भूल जाना। पढ़ लो एक बार। If A, B, C are the direction ratios of a line, then direction cosines as mn be represented in the form of ABC. Direction cosine को direction ratio की फॉर्म में शो करा जा सकता है, that is प्लस माइनस A अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही सिंपल, डायरेक्शन रेशियो दे देगा, कहेगा फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो दे देगा 3 4 5, कहेगा फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। आप क्या करोगे, प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, प्लस माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, एंड दैट विल बी डायरेक्शन कोसाइन। प्लस माइनस सभी में आएंगे, ठीक है, क्योंकि या तो तीनों एंगल प्लस माइनस में होंगे या तीनों माइनस में होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप रहेगा। तीनों प्लस में तीनों माइनस में रहेंगे, क्योंकि हमारे एंगल डिपेंड करेंगे, एंगल कौन सा है वो डिपेंड कर सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, दो पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो दो पॉजिटिव, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, हाँ जी, अब पढ़ो बेटा, आगे जाएंगे। इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two लाइनों, बड़े ध्यान से पढ़ना भाई, ये दो लाइनें, दोनों लाइनों का डायरेक्शन कोसाइन आपका अलग अलग है। एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, एक के L2 M2 N2, और इन दोनों लाइनों में क्या एंगल निकालो, क्या निकालोगे इन दोनों में, एंगल निकालो। तो एंगल कैसे निकालोगे, एंगल निकालना बहुत सिंपल है, क्या, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, बहुत सिंपल, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बोल दिया सर मैंने सबको, दिया नहीं ना, इनको तो सर बिठा के टेस्ट ले लिया मैंने इनसे, ये तो भी दे रहा है। क्या चीज बेटा, L1 M2 वाला बता, आप लोगों को बताया था ना, उससे पहले L1 M2 था जब वही सब बोल रहा हूँ बेटा दोबारा। देखो बेटा, अगर एक लाइन है उसके कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन कोसाइन जरूर होंगे, क्या डायरेक्शन कोसाइन होंगे याद है, बताए, L M N, ये बात क्लियर है, हाँ जी बताओ, भी बात क्लियर है, महक, यस सर, हर्षिल, महक, हर्षिल, बंसल जी, सबको क्लियर है भाई। Yes, sir. दोबारा बोल रहा हूँ, अगर एक लाइन है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन जरूर होंगे, क्या, एलिमेंट, तो भाई एक लाइन है, मैंने उसके डायरेक्शन कोसाइन का नाम रखा L1 M1 N1 रख सकता हूँ। एक दूसरी लाइन है, क्या उसके डायरेक्शन कोसाइन वही पहली वाली के सेम होंगे, अंडरस्टूड है, डिफरेंट होंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, L2 M2 N2। ये बात क्लियर है कि दो अलग अलग लाइनें हैं, तो दो अलग अलग लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन अलग अलग होंगे। अब उन दो लाइनों के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगल जरूर बन रहा होगा, ये ऑब्वियस है, मानो एंगल बन रहा है थीटा, एंगल बन रहा है थीटा। अच्छा, अब आप देख सकते हो, जस्ट गिव मी 2 पेन्स, 2 पेन दे दो, ये दो लाइंस हैं भाई, देखो दो लाइनें कट रही हैं, ये देखो ये यूं भी कट सकती हैं, ये ऐसे भी कट सकती हैं, किसी भी तरीके कट सकती है बेटा, क्लियर है, दो लाइनें ऐसे हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। अच्छा बताओ, इनमें जो दो एंगल बन रहे हैं, बताओ कैसे कैसे बन रहे हैं, ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, बताओ ये ऊपर वाला एंगल कैसा बन रहा है, ये वाला जहाँ पे मेरी ठोड़ी जा रही है, एक्यूट, और ये वाला एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज। तो दो लाइनों में किस तरीके, एक एंगल ऑब्ट्यूज और एक एंगल ऑब्ट्यूज जरूर बनेगा, ठीक है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, एक 90 डिग्री से बड़ा होगा,
जो 90 डिग्री से छोटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा भाई। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी एंगल, एंगल क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। लेकिन दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से बड़ा जैसे मानो 110 डिग्री है, 120, 130 कुछ भी है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड। कॉस क्या होता है वहां पे, नेगेटिव, मतलब एक एंगल पॉजिटिव होगा, दूसरा एंगल नेगेटिव होगा। और ये ऑब्वियस बट नेचुरल है कि दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमेशा एक एंगल एक्यूट होगा, एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, या फिर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। यही बात हो सकती है ना, इसके अलावा बता कुछ और कंडीशन है। तो यानी कि एक बात फॉर श्योर है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसमें एक एंगल एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, मतलब दोनों एंगल बनेंगे, एक छोटा बनेगा, एक बड़ा बनेगा। एक 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 डिग्री से छोटा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, जैसे 30 डिग्री हो जाए, 40 डिग्री हो जाए, 50 डिग्री हो, 60, 70, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। और कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे हम पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल है तो कंफर्म है प्लस माइनस जरूर आएगा, तो इसलिए कॉस थीटा जब कभी निकलेगा तो प्लस माइनस लिखा जाएगा। और एंगल क्या होगा, एंगल निकालेंगे कैसे, तरीका बहुत सिंपल है, L1 L2 M1 M2 N1 N2। ठीक है जी, क्लियर होती बात। हाँ जी बताओ गर्ग जी, बताओ क्या डाउट आया। तो दो लाइनों में मैंने आपको एंगल निकालने का तरीका बताया। क्या, अगर एक लाइन के डायरेक्शन को साइन पता है, दूसरे के पता है, तो फॉर्मूला क्या है, याद कर लो, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्लियर। अच्छा मानो यही दो लाइनें परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा कितना डिग्री हो गया, 90। तो फॉर्मूला क्या बन गया, cos 90 इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। भाई थीटा का 90 डिग्री हो गया तो फॉर्मूला क्या बन गया, cos 90 इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब बताओ cos 90 क्या होता है, जीरो। भाई cos 90 क्या होता है, जीरो। तो यानी कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, उनके डायरेक्शन कोसाइन की सम का रेशियो का सम क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। यानी कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो जाए तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्लियर है बात। तो दोबारा सुनो, दो बातें दोबारा बता रहा हूं। अगर दो लाइनें हैं, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है, और आपको कहा जाए इन दोनों में एंगल निकालो, तो आप क्या करोगे, बड़ा आसान है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्लियर। लेकिन अगर बोले दो लाइनें हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 L2 M2 N2 है, शो करो कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर शो कर रहा है, कर देंगे जी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्लियर होती बात। हाँ जी बताओ जी, दिव्यांशी क्लियर, Yes, sir. महक क्लियर, Yes, sir. हर्षिल क्लियर, हर्षिल जी क्लियर, हर्षिल जी क्लास में से क्लियर हो गए। बंसल जी जाग रहे हैं, बंसल जी Yes, हैं sir. क्लास में, चलो शुक्र है Yes, sir. भगवान का, आज बंसल जी अभी तक प्रेजेंट है। हम धन्य हो गए, आप अभी तक क्लास में प्रेजेंट थी। आज यहाँ कैसे यार, तो पिकनिक थी। तेरी पिकनिक थी भाई आज, है बंसल जी, आज आपकी पिकनिक थी, सर कल थी। कल थी भाई। कल थी जब आ गया। तो भाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा जो फॉर्मूला लिखा हुआ ना गलत लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये गलत लिखा हुआ, आगे प्लस माइनस भी आएगा। क्यों, cos थीटा है तो एंगल, एक एंगल पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव भी तो हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लिखना जरूरी है, ब्रैकेट में प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ। हाँ जी क्लियर है भाई साहब। तो जो फॉर्मूला है, मैं बता कुछ और रहा हूँ, लिखा कुछ और, तो प्लस माइनस जरूर लगा देना, फॉर्मूला इसलिए मैं कह रहा हूँ लिख लेना एक बार, ठीक है बेटा। cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 लिखा हुआ ना, असल में होगा cos थीटा इज प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट में चलेगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस, यानी ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, ये एरर है इसके अंदर। अच्छा जी अब सुनो, अब मानो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 आपके डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज है। लिसन मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे सामने लिखा हुआ आ जाएगा बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। भाई देखो A1 B1 C1
हमारे डायरेक्शन रेशियोज है। तो बताओ क्या L1 M1 N1 निकाल सकते हो क्या आप? निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे भाई? ये रखोगे A1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। M1 कैसे निकलेगा? B1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। और N2 कैसे निकलेगा? C1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मानो दूसरी लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो आपको दे रखे हैं, A2 बिट्टू C2। ठीक है, यहाँ पे बिट्टू भी आ गया। ठीक है, तो बताओ कैसे करें? बिट्टू टिक्की वाला बनेगा, टिक्की बनाएगा वो। A2 अपॉन रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यही बनेगा भाई। ऐसे ही B2 अपॉन रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यही बनेगा। क्लियर? ऐसे ही तीसरा क्या बनेगा? C2 अपॉन रूट ऑफ, अभी क्या बन गए हमारे? ये L2 M2 और N2 की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो क्योंकि मैंने आपको बताया डायरेक्शन रेशियो से हम क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो मानो मैंने डायरेक्शन कोसाइन निकाली, अभी बताओ cos थीटा का फॉर्मूला क्या बताया? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखे होंगे तो फिर ये हो जाएगा L1 L2 प्लस, यानी कि ये इंटू दिस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A1 A2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, B1 B2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, जो कुछ भी है लिख रहा हूँ फॉर्मूला। देखो अभी बोर्ड पे नजर आ जाएगा, पढ़ो। अगर आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही हो, अभी देखो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, पढ़ो। हाँ जी, देखो नजर आ रहा है। इफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 are the direction ratios of the two lines, then the lines are making an angle of theta। तो एंगल क्या बनेगा भाई? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 N बताया था। तो बिल्कुल वही जगह पे क्या आ जाएगा? A1 अपॉन रूट ऑफ दिस B1 अपॉन दिस, पूरा आ जाएगा। A1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, A2 अपॉन रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ऐसे ही B1 अपॉन दिस B2 अपॉन दिस। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखो सबका एलसीएम सेम है, सबके सब नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर क्या हो जाएगा? ऐड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 अपॉन दिस प्लस B1 B2 अपॉन दिस प्लस C1 C2 अपॉन दिस। दैट इज, अगले जाके चलते हैं, और दैट इज हम क्या लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। मैंने बाहर बोला प्लस माइनस सभी के बाहर आएगा, फॉर्मूला में थोड़ी सी गलती है। ठीक है, cos थीटा जब कभी निकालोगे तो इस फॉर्मूला में भी वही गलती है, बाहर क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया दोनों एंगल क्या होता है? एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नेगेटिव आएगा, और वो आएगा ही आएगा। क्लियर हो गई भी बात? एनी डाउट? ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब आप ये दोनों को, ये जितने फॉर्मूले मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इन सबको प्लीज एक बार अपने हाथ से कॉपी जरूर कर लेना, फाइल निकाल कर। नहीं लिखोगे तो फॉर्मूले कभी याद नहीं होंगे, कभी कर भी नहीं पाओगे। और आप सब लोगों को मैं साल का एंड आने पे आ गया अब तो, और मैं एक ही चीज पढ़ाता आ रहा हूँ, फॉर्मूले करिए, समझ चैप्टर हो गया। एंड आई अश्योर यू, गारंटी दे रहा हूँ, 4-5 पेज के फॉर्मूले जरूर है, दिखा दूंगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना बनता है ना पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, आगे आ जाओ बेटा। इफ A1 B1 C1 A2 B2 C2। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया भाई, अगर मानो दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होगा। और जो मैंने पिछले पेज पे फॉर्मूला पढ़ाया क्या होगा? ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। नीचे वाली चीज उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। भाई cos 90 रखोगे ना यहाँ पर थीटा की जगह पे, cos 90 0 होता है, तो डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 C2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही फॉर्मूला यहाँ बन गया। If A1 B1 C1 A2 B2 C2 are the direction ratios of the two lines, then if these two lines are perpendicular to each other, that condition for perpendicularity is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0। क्लियर? दोबारा सुन लो, यानी कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी दोनों के लिए सेम है। अगर डायरेक्शन कोसाइन से रखे हैं तो उनकी प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 होगा, डायरेक्शन रेशियो से रखे हैं तो उनकी प्रोडक्ट का सम भी क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। तो दो लाइनें क्या है? परपेंडिकुलर। इतनी बात क्लियर होती है? ओके, आज तक के लिए इतना ही पढ़ाएंगे आपको। आप लोग इतना घर से रिवाइज जरूर करके आना, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में। ठीक है, अगर इसको बिल्कुल इसी फॉर्म में देखना चाहते हो जैसे मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, तो यूट्यूब पे वीडियो में जाके देख लेना। और अगर किताब से पढ़ना है तो किताब में लिखा ही है, मतलब धीरे धीरे करके आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चल रहा है। और आगे के फॉर्मूले सारे मैंने वहां पे डाले हैं,
आपको उसमें भी डाल रखे हैं। ये परपेंडिकुलर कंडीशन यहाँ पे दोबारा लिख रखी है, आप पढ़ सकते हो उसको। क्लियर? ओके बाय, मिलते हैं फिर परसों आगे करेंगे। क्वेश्चंस पे डाउट Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बाय। हाँ जी राजीव बोलो, क्या कह रहे हो? क्वेश्चंस पे डाउट से जो